बच्चों आप ही देखिए, विवेकानंद जी कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए चरित्र निर्माण होना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही बात है उनकी। जीवन का निर्माण भी वही चाहते थे, मानव का भी निर्माण चाहते हैं, तो ये सही है सब। और ये कह रहे खालिस्तान में शिक्षा के अध्यात्मवादी दृष्टिकोण को धारण किया था। तो अध्यात्म के संबंध में महात्मा गांधी जी ने भी कोशिश की है, स्वामी विवेकानंद ने भी की है। तो यहाँ पे आप सी आंसर कह देंगे। ठीक है। विवेकानंद के दर्शन को सामान्यतः क्या माना जाता है? द्वैत वेदांत मानते, वेदांत के तो थे ही। विशिष्टाद्वैत वेदांत और व्यवहारिक वेदांत। तो ये व्यवहारिक वेदांत पे आए थे और इन्होंने समाज को एक अच्छी संकेत दिए थे। विवेकानंद जी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। तो ये कह सकते हैं बहुत अच्छे लीडर हैं हमारे देश के और विश्व के। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, इसका आंसर बहुत आसान है। आधुनिक भारत का निर्माण वो ही कराना भी चाहते थे और उनका भी विचार एकदम विवेकानंद जी के एकदम क्रांतिकारी थे। और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण जी से उनकी पहली सम्मेलन में क्या पूछा था? सबसे पहले जाकर उन्होंने पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा? सबसे पहला ये प्रश्न है कि किसी भी विद्वान से, बहुत बड़े ईश्वर के भक्त से यही पूछा जाता है, क्या आपने ईश्वर देखा? तो यानी कि ये प्रश्न का आंसर ए इसका सही होगा। धन और धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत किस पर आधारित था? दृष्टि पे था, बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो धन और उसका धन का सृजन इस तरीके से करो, ट्रस्ट की तरह आप उसका यूज करें, मालिक बन के नहीं करें। तो इस सिद्धांत को आप देखिए। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। कार्य के बिना धन एक घातक पाप है, ये गांधी जी का दृष्टिकोण। तो ये देता है, बिल्कुल सीधा सा बात कहना है, रोटी और श्रम अवधारणा पे देता है, क्योंकि कार्य के बिना धन एक घातक पाप है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, रोटी श्रम से आप प्राप्त करें। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्य को कितने स्तरों में बांटा जाना चाहिए? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बांटना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर भी और व्यक्तिगत। तो ये तीनों स्तरों पे। तो यानी कि चौथा आंसर सही है इसका। सार्वभौमिक व्यवस्था तभी हो सकती है कोई व्यक्ति का मूल्य अपना हो, फिर राष्ट्र का मूल्य हो, फिर अंतर्राष्ट्रीय हो, और अहिंसा सभी जगह पर लागू होती है। गांधी जी ने 1925 में यंग इंडिया में किस तरीके के पापों का उल्लंघन किया है? तो ये आपको समझना है। तो ये कहा है इन्होंने 7 पाप हैं, यंग इंडिया में इन्होंने बताया है। और किसका वर्णन गांधी जी अपने 2 फेफड़ों के रूप में किया है? तो इस बात को भी आप समझ लीजिए कि अहिंसा और शांति को इन्होंने अपने 2 फेफड़े माना है। और गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह को एक अनिवार्य सिस्टम बना दिया था? कष्ट कहने की क्षमता, अहिंसा, सत्य, ये सभी थे वास्तव में। अगर आप में कष्ट सहने की अपनी क्षमता है, अहिंसा करने की क्षमता है, सत्य की है, तो ये सारे के सारे आपके पास, तो ये सभी आंसर सही थे। और एक क्वेश्चन और आपके सामने है, गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य है? तो देशवासियों के लिए स्वतंत्रता से मतलब है, देश की स्वतंत्रता तो है ही, लेकिन अगर स्वराज जो होता है देशवासियों के लिए स्वतंत्रता होती है, तो इससे तात्पर्य इनका यहाँ पे है 7th का भी आंसर होगा। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के कलाम जी के बारे में है। 2002 से लेकर 7 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। वो थे 11वें नंबर के। 11वें नंबर के ये राष्ट्रपति रहे। बहुत ही बेस्ट डायमंड हीरा रहे हैं और इनका नाम था अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। ठीक है, तो इनका नाम अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम जी है। विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखा गया था? विंग्स ऑफ फायर लिखा गया APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था। तो ये भी याद रखिएगा। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने मूल्य आधारित किस शिक्षा पर बल दिया था? तो मूल आधारित शिक्षा के संबंध में यही जो है APJ अब्दुल कलाम, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इन्होंने इस पर बल दिया था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, इंटरनेट पर वस्तु खरीदने और बेचने का क्या नाम रखा गया था? तो यहाँ पर हम लोग इंटरनेट से कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसे कहते हैं इंटरनेट खरीदारी। तो बहुत आसान है। भ्रष्टाचार का कारण क्या हो सकता है? तो भ्रष्टाचार का कारण भी आप बहुत आसान है कि अगर आर्थिक सुरक्षा तो आपके पास है तब तो आप भ्रष्टाचार नहीं करोगे। आर्थिक रूप से अगर अपने आप को असुरक्षित समझते हो तो पैसा कमाने की सोचते रहोगे दबा दबा के। आयकर की उच्च दर, ये भी है। लोकतंत्र की प्रणाली, तो ये सभी आंसर इसमें सही हैं। एक क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की सूचना
की सुरक्षा से संबंधित है, जिसे किसी भी कंप्यूटर व्यक्तिगत डिवाइस पर इंटरनेट का उपयोग करते समय लागू किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये सुरक्षा जो होती है वो अगर आप इंटरनेट पर देखना चाह रहे हैं कंप्यूटर पर, तो ये डिजिटल गोपनीयता कहलाती है। ठीक है, खोजे गए डाटा को गोपनीय, तो उसका आंसर बी था। ठीक है, और खोजे गए डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो पर्सनल सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं, व्यक्तिगत सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं गोपनीयता बनाए रखने के लिए। संगठित अपराध के लिए कार्यक्षेत्र प्रदान कौन करता है? तो भ्रष्टाचार है, बिल्कुल सही, भ्रष्टाचार ही प्रोत्साहित करता है संगठित रूप से कार्य करवाने के लिए। कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का भी उल्लंघन करता है? तो साइबर सुरक्षा जो होती है वो हमला, यानी कि साइबर अटैक कहलाता है, इसी कहते हैं साइबर अटैक हुआ तो उससे सुरक्षा का उल्लंघन होता है। तो यानी कि आंसर बी है इसका। सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा प्राय व्यक्तिगत लाभ के लिए धोखे या आपराधिक गतिविधि को कहा जाता है। तो यहाँ पर सार्वजनिक अधिकारी जो भी करते हैं तो वो सब क्या करते हैं, उनके द्वारा माना जाता है भ्रष्टाचार। और कौन सी कार्रवाई साइबर सुरक्षा से समझौता करती है? तो साइबर सुरक्षा से समझौता जो करती है वो करती है कि आपको धमकी मिल गई है, आपने उससे अपने आप को दबा लिया। ठीक है, गुड लक, बने हैं डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। और यहाँ अगर हम रिश्वत अधिनियम की बात करते हैं 2010 में कितने अपराध शामिल थे, तो इसमें चौका मार देना। ठीक है, 2010 में रिश्वत अधिनियम में 4। ठीक है, और रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत अपराध क्या है? रिश्वत देना भी है, रिश्वत मांगना भी है, विदेशी सरकारी अधिकारी को रिश्वत देना, ये सभी आता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। रिश्वत अधिनियम 2010, ये ध्यान रखना है कि बाई चांस ये पूछ सकते हैं रिश्वत अधिनियम कौन सा एक्ट उसमें आ रहा है। तो 2010 के अंतर्गत व्यवसायी को नीति का पालन करना चाहिए, तो रिश्वत कभी भी स्वीकार नहीं होती, इसी नियत का मान के चलिए, अपना किसी भी चक्कर में ना पड़े। तो रिश्वत नियम 2010 UKBA, तो UKBA को हम लोग क्या कहते हैं? देखो, द ब्राइबरी एक्ट 2010 UKBA। ठीक है, तो ये जो है कब का है? ये 4 का, आप ये देख सकते हैं जुलाई 2011। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, जुलाई 2011। रिश्वत नियम 2010 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति इससे संबंधित है, अधिनियम के अंतर्गत अपराध करता है, तो वाणिज्यिक संगठन उत्तरदायी होगा। तो वो संबद्ध व्यक्ति कौन हो सकता है? तो संबद्ध व्यक्ति कौन हो सकता है? तो ये आप देखिए, वो एक स्वतंत्र ठेकेदार जो संगठन के लिए सेवादार बिल्कुल होगा, एजेंट भी होगा जो उसके साथ में साठगांठ कर रहा है, आपूर्तिकर्ता जिसने संगठन के सामान खरीदता था, यानी कि इसका मतलब है सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो आप बने रहे डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। सो गुड लक, इस एग्जाम के लिए आप लोग थोड़ा सा स्टडी करें।